आज हम आधुनिक हिंदी कविता की दुनिया में एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो एक बेचैन कर देने वाले सफर पर निकलने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें रघुवीर सहाय की एक बेहद प्रसिद्ध और उतनी ही विवादास्पद कविता आत्महत्या का नोट के विश्लेषण की ओर ले जाते हैं। और इसका शीर्षक सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये कोई आसान विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन रघुवीर सहाय की खूबी यही थी कि वे सबसे मुश्किल और असहज करने वाले विषयों को उठाकर समाज के सामने रख देते थे और हमें सोचने पर मजबूर कर देते थे। बिल्कुल, और यही इस चर्चा का मकसद है। ये कविता सिर्फ आत्महत्या के एक दुखद कृत्य के बारे में नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये एक बहाना है, एक खिड़की है जिसके जरिए सहाय हमें हमारे समाज, हमारी व्यवस्था और इंसान के मन के अंदर चल रहे उस द्वंद्व को दिखाते हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। संदेश की परतें खोलते हैं। तो चलिए इस गहरी और जरूरी पड़ताल में उतरते हैं। तो सबसे पहली बात जो इस कविता को असाधारण बनाती है वो है इसका प्रारूप, इसका फॉर्मेट। हाँ, जैसा कि शीर्षक से ही जाहिर है, पूरी कविता एक काल्पनिक सुसाइड नोट की शक्ल में लिखी गई है। ये कोई कवि नहीं है जो बाहर से किसी की हालत पर टिप्पणी कर रहा है। ये सीधे उस व्यक्ति की आवाज है जो उस अंतिम बिंदु पर पहुंच चुका है। और यही बात इसे इतना असरदार बना देती है ना? बिल्कुल। हम एक दर्शक नहीं रहते, हम सीधे उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है और हमारे विश्लेषण में इस पर जोर दिया गया है, क्या? वो ये है कि इस नोट में कोई गुस्सा नहीं है, कोई आरोप नहीं है। हाँ। वो किसी को दोष नहीं दे रहा है, अपने दोस्तों को, परिवार को या समाज को, किसी को भी नहीं। ये बहुत अजीब है, अजीब भी है और गहरा भी, क्योंकि ये हमें बताता है कि समस्या गुस्से या नफरत की नहीं है। तो फिर क्या है? समस्या बहुत गहरी है। ये जीवन से पूरी तरह मोह भंग, एक डिसिल्यूजन की स्थिति है। अच्छा। गुस्सा तो तब आता है जब आपको किसी चीज से उम्मीद होती है और वो टूट जाती है। यहां तो उम्मीद ही खत्म हो चुकी है। मतलब कोई उम्मीद ही नहीं बची है। हाँ, जीवन बस एक निरर्थक बेमतलब बोझ बन गया है। ये नाराजगी नहीं, ये एक तरह का भावनात्मक शून्य है। शून्य, ये शब्द बिल्कुल सही है। उसे लगता है कि जीवन में अब कोई रोशनी, कोई उद्देश्य, कुछ बचा ही नहीं है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां अच्छा या बुरा महसूस होना ही बंद हो जाता है। और इस प्रारूप को चुनकर सहाय हमें सीधे उस शून्य के अनुभव में ले जाते हैं। बिल्कुल, ये एक आंतरिक संवाद है, एक इंटरनल मोनोलॉग। और जब कोई व्यक्ति किसी को दोष नहीं दे रहा होता तो सवाल और भी बड़ा हो जाता है। कैसे? अगर कोई एक व्यक्ति या घटना जिम्मेदार नहीं है तो फिर जिम्मेदार कौन है? सही बात है। और यहीं से कविता व्यक्तिगत दुख की सीमाओं को लांघकर एक बहुत बड़ी सामाजिक आलोचना का रूप ले लेती है। हाँ, और इस आलोचना के केंद्र में एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में बार बार आता है। वो पिंजरे वाला? हाँ, वो व्यक्ति खुद को एक पिंजरे में बंद पक्षी जैसा महसूस करता है। एक ऐसा पक्षी जो उड़ना तो चाहता है लेकिन उड़ नहीं सकता। ये छवि दिमाग में बैठ जाती है। ये कविता का दिल है, कह सकते हैं। और हमें इस पिंजरे को ठीक से समझना होगा। ये कोई लोहे की सलाखों वाला असली पिंजरा नहीं है। नहीं, वो तो नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये अदृश्य है। तो ये पिंजरा है क्या? जब मैं इस पिंजरे के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में आज के कॉर्पोरेट कल्चर की छवि आती है, जहाँ आप 9 से 5 एक क्यूबिकल में बंद हैं, या फिर सोशल मीडिया का दबाव, जहाँ हर किसी को एक परफेक्ट जिंदगी दिखानी पड़ती है। क्या शाहे के समय में भी ऐसा ही कुछ था? वो पिंजरा था सामाजिक अपेक्षाओं का, परिवार की उम्मीदों का, और सबसे बढ़कर आजादी के बाद के भारत में पनपी एक संवेदनहीन व्यवस्था का। एक ऐसा सिस्टम जो नारे तो बहुत लगाता था, गरीबी हटाओ, समाजवाद, लेकिन आम आदमी की तकलीफों के प्रति बहरा हो चुका था। ये वो पिंजरा है जहां व्यक्ति को अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर जीने की आजादी नहीं मिलती। मतलब ये आत्मनिर्णय या सेल्फ डिटर्मिनेशन का सवाल है। बिल्कुल। क्या एक व्यक्ति को ये तय करने का हक है कि वो कैसे जिएगा, या उसे हमेशा समाज और व्यवस्था के बनाए नियमों में ही रहना होगा? कविता हमें इस सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। हाँ, और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सहाय ये पूछ रहे हैं, जब कोई व्यक्ति इस अंतिम पड़ाव तक पहुंचता है तो क्या ये सिर्फ उसकी व्यक्तिगत विफलता है, या ये उस पूरे सिस्टम की, उस पूरे समाज की विफलता है जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया? ये कविता बहुत होशियारी से जिम्मेदारी का बोझ व्यक्ति से हटाकर पूरे समूह पर डाल देती है। लेकिन क्या इसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी को पूरी तरह से नकार देना भी ठीक है? हमारे विश्लेषण इस पर क्या कहते हैं?
क्या कविता उस व्यक्ति को सिर्फ एक लाचार शिकार के तौर पर दिखाती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। अच्छा। कविता उस व्यक्ति को जज नहीं कर रही, नहीं उसे पूरी तरह से मासूम बता रही है। ये दरअसल दोषारोप, मतलब वो जो ब्लेम गेम होता है, उससे ही बाहर निकल जाती है। साहे का मकसद ये पता लगाना नहीं है कि किसकी गलती है। उनका मकसद एक डॉक्टर की तरह उस बीमारी का निदान करना है जो समाज में फैली हुई है। और वो व्यक्ति उस बीमारी का एक लक्षण है। बिल्कुल। कविता हमें उस लक्षण पर नहीं बल्कि उस बीमारी पर ध्यान देने के लिए मजबूर करती है। और उस बीमारी को समझने के लिए हमें कविता के मूल भावों को समझना होगा। विश्लेषण उन्हें 3 हिस्सों में बांटता है। पहला है मानव मन की टूटन और अकेलापन। हाँ, और ये अकेलापन सिर्फ शारीरिक नहीं है। नहीं, ये एक ज्यादा गहरा अस्तित्व से जुड़ा अकेलापन है। ये वो एहसास है कि आप एक भीड़ में हैं लेकिन फिर भी कोई आपको समझता नहीं, कोई आपकी असली आवाज नहीं सुनता। सुसाइड नोट का प्रारूप अपने आप में एक विरोधाभास है ना? कैसे? ये दुनिया के लिए लिखा गया एक संदेश है जो दुनिया से पूरी तरह कट जाने के बाद लिखा जा रहा है। बिल्कुल। और ये हमें दूसरे भाव की ओर ले जाता है, सामाजिक दबाव और एक संवेदनहीन समाज। मतलब ये अकेलापन समाज की ही देन है। सही कहा। कविता ये इशारा करती है कि हमारा समाज इतना शोरगुल से भरा हो गया है, राजनीतिक भाषण, सामाजिक रस्में, दिखावा, कि उसमें किसी एक व्यक्ति की खामोश चीख सुनने की फुर्सत या संवेदनशीलता ही नहीं बची है। ये एक ऐसा समाज है जो व्यक्ति की भावनाओं से ज्यादा इस बात की परवाह करता है कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। और जब आप ऐसे समाज में रहते हैं तो नतीजा होता है तीसरा भाव, आत्मा की पुकार और एक निष्प्रभ यानी बिना चमक का जीवन। हाँ, ये निष्प्रभ शब्द मुझे बहुत असरदार लगता है। ये एक बुरा या दर्दनाक जीवन नहीं है, बल्कि एक बेरंग, एक ग्रे जीवन। ग्रे बिल्कुल सही शब्द है। कविता की असली त्रासदी यही है। अच्छा। उस व्यक्ति की मौत किसी बड़े धोखे या किसी भयानक हादसे से नहीं हो रही है। उसकी मौत हो रही है रोज रोज की बोरियत से, उद्देश्यहीनता से, एक ऐसे जीवन से जिसमें कोई उत्साह, कोई रंग नहीं बचा है। और सहाय का तर्क ये है कि शायद हमारे समय की ये सबसे बड़ी त्रासदी है, हिंसक मौतें नहीं बल्कि बिना जिए ही मर जाना। ये बहुत गहरा विश्लेषण है और यहीं पर यह सवाल बहुत जरूरी हो जाता है जिसे हमारे स्रोत भी बार बार उठाते हैं कि क्या ये कविता कि क्या ये कविता आत्महत्या को महिमा मंडित तो नहीं कर रही? इसका शीर्षक इतना सीधा और भड़काऊ है कि गलतफहमी की बहुत गुंजाइश है। बिल्कुल, और ये एक जायज चिंता है। लेकिन अगर हम कविता के अंदर उतरें तो ये साफ हो जाता है कि इसका उद्देश्य महिमा मंडन से ठीक उल्टा है। हाँ, महिमा मंडन में वीरता का भाव होता है, एक नाटकीयता होती है। इस कविता में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये क्या है? अगर ये महिमा मंडन नहीं तो क्या ये एक तरह की चेतावनी है? मुझे तो ये एक चेतावनी जैसा लगता है। चेतावनी तो है ही, लेकिन मैं इसे उससे भी ज्यादा कुछ कहूंगा। ये सिर्फ ऐसा मत करो नहीं कह रहा। तो फिर ये उस खालीपन का एक एक्सरे है, एक पोस्टमार्टम है जो इस चेतावनी को जन्म देता है। रघुवीर सहाय जैसे कवि इस विषय को सिर्फ करुणा या सहानुभूति से नहीं देखते, वे इसे एक बौद्धिक और आलोचनात्मक नजरिए से देखते हैं। और ये आलोचनात्मक नजरिया हमें कहाँ ले जाता है? ये हमें कविता की भाषा और उसके लहजे पर ले जाता है। अच्छा, हमारे विश्लेषण इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि कविता की भाषा बहुत सपाट है, थकी हुई है। इसमें कोई बड़े बड़े अलंकार नहीं हैं, कोई ऊंची आवाज नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उस व्यक्ति के साथ साथ कविता की भाषा ने भी उम्मीद छोड़ दी है। सही बात है। ये सपाटपन, ये भावनात्मक ठंडक ही उस पिंजरे की दीवारों को और ठोस बना देती है। ये एक ऐसे व्यक्ति की आवाज है जो चीखना भी भूल चुका है। इसमें कोई हीरोइज्म नहीं है। नहीं, सिर्फ एक गहरी खामोश उदासी है। ये एक हार का दस्तावेज है, जीत का जश्न नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। ये उस व्यक्ति की आलोचना नहीं है, बल्कि उस समाज की आलोचना है जो लोगों से उनकी आवाज, उनका रंग छीन लेता है और उन्हें इस हद तक तोड़ देता है। बिल्कुल, ये एक अलार्म है। सहाय कह रहे हैं, देखो, हमारा महान समाज, हमारी महान संस्कृति, हमारे महान राजनीतिक वादे, इन सब के नीचे एक व्यक्ति चुपचाप टूट रहा है और किसी को परवाह नहीं है। तो जब हम इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? ये कविता सिर्फ एक व्यक्ति की दुखद कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक दस्तावेज है, एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दस्तावेज। कैसा दस्तावेज? ये एक ऐसा दस्तावेज है जो दिखाता है कि कैसे सामाजिक दिखावा, राजनीतिक झूठ
और रिश्तों का खोखलापन एक व्यक्ति को अंदर से धीरे धीरे खत्म कर सकता है। ये उस दौर की सच्चाई को तो पकड़ता ही है, लेकिन शायद हमारे दौर की सच्चाई को और भी ज्यादा शिद्दत से बयान करता है। सही कह रहे हैं। ये हमें उस सवाल के सामने खड़ा करता है जिससे हम हमेशा बचना चाहते हैं। जब कोई इंसान इतना अकेला महसूस करता है तो हम यानी बाकी समाज उस वक्त कहाँ होते हैं? मतलब ये एक तरह से समाज पर चार्जशीट है, एक आरोप पत्र। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि हमारे समाज के लिए एक आईना है। और ये कोई ऐसा आईना नहीं है जिसमें हम सुंदर दिखें। ये वो आईना है जिसमें हमें अपनी सामूहिक विफलताएं, अपनी संवेदनहीनता और अपना पाखंड साफ साफ नजर आता है। सही बात। ये हमें आराम से बैठने नहीं देती, ये हमें असहज करती है, और एक महान कला का यही काम है। आज हमने रघुवीर सहाय की कविता आत्महत्या का नोट की वाकई एक गहरी पड़ताल की। हमने देखा कि कैसे एक काल्पनिक नोट के जरिए ये कविता व्यक्तिगत पीड़ा की सीमाओं को तोड़कर सामाजिक पाखंड और व्यवस्था की विफलताओं पर एक शक्तिशाली टिप्पणी बन जाती है। और हमने ये भी समझा कि इसका उद्देश्य किसी भी तरह से आत्महत्या जैसे कदम को महिमा मंडित करना या उसे एक विकल्प के तौर पे पेश करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि इसका मकसद उसके पीछे छिपी असहायता, उस गहरे भावनात्मक खालीपन और उस सामाजिक दबाव को उजागर करना है जो किसी व्यक्ति को इस अंधेरे कोने तक धकेल सकता है। ये एक ऐसी कविता है जो सवाल पूछती है, जवाब नहीं देती, और शायद सबसे बड़े सवाल हमसे यानी समाज से ही पूछे गए हैं, जो दशकों बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं। एक अंतिम विचार जो श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। यह कविता दशकों पहले लिखी गई थी। साहे उस पिंजरे की बात कर रहे थे जो समाज के नियमों, राजनीति और बाहरी दबावों से बनता था। हाँ। आज का पिंजरा शायद और भी ज्यादा खतरनाक और जटिल है। कैसे? यह हमारी अपनी बनाई हुई परफेक्शन की उम्मीदों का पिंजरा है जो सोशल मीडिया की दीवारों पर हर रोज दिखता है। सही बात है। ये सफल होने का, खुश दिखने का और हमेशा पॉजिटिव रहने का पिंजरा है। कविता उस बाहरी दबाव की बात करती है, लेकिन आज शायद हमने उस दबाव को अपने अंदर ही बसा लिया है। ये सोचने वाली बात है। यह सोचने पर मजबूर करता है। जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो क्या हम केवल उनके मुस्कुराते हुए चेहरे देख रहे हैं, या हम उस अदृश्य पिंजरे को भी महसूस कर पाते हैं